हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोरोना चल रहा है, जिसके कारण स्कूल कॉलेज कोचिंग्स बंद होने के कारण ऑनलाइन एजुकेशन में काफ़ी लोकप्रियता बढ़ी है। और देखा जाए तो नॉर्मल डेज में भी ऑनलाइन एजुकेशन की लोकप्रियता रहती ही है। वैसे देखा जाए तो हर किसी यूपीएससी एस्पिरेंट का यही सोचना है कि दिल्ली जाके कोचिंग दी जाए, क्योंकि वहाँ बड़ी बड़ी कोचिंग्स हैं, एक तरह से स्टडी हब है यूपीएससी का। लेकिन आर्थिक कमी के कारण कुछ बच्चे नहीं जा पाते हैं, तो वो ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, या फिर जो बड़ी बड़ी कोचिंग है उनका यूट्यूब पर भी सब्सक्रिप्शन लेके आप घर से पढ़ सकते हैं। और अगर आप सब्सक्रिप्शन भी नहीं ले पाते तो काफ़ी ऐसे टीचर्स हैं जो फ्री में क्लासेस लेते हैं। और इस बार के पीरियड ने ये काफ़ी हद तक गलत साबित किया कि आप दिल्ली में जाके किसी बड़ी कोचिंग में तैयारी कीजिए तो आपका यूपीएससी क्रैक हो जाएगा। लेकिन 2020 के प्री आप सबने भी देखा होगा कि कोचिंग्स को उसने कहीं ना कहीं गलत ठहराया, क्योंकि कोचिंग्स ने जो टेस्ट सीरीज कराई थी उनसे बिल्कुल ही अलग पेपर था। जो यूपीएससी का पैटर्न था वो बिल्कुल ही टेस्ट सीरीज से अलग था। तो काफ़ी बच्चों ने ये कहा कि पेपर बहुत ही हार्ड था, और वाकई में ही पेपर हार्ड था 2020 प्री। तो इससे ये साबित होता है कि आप ये ना सोचें कि मैं दिल्ली जाके कोचिंग नहीं कर रहा हूँ तो मेरा प्री वो यूपीएससी नहीं निकलेगा। आप सेल्फ से भी निकाल सकते। और ऑनलाइन कोचिंग इसलिए हैं, अगर आपको जैसे आप सेल्फ तैयारी कर रहे हैं, आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही है या फिर कोई टॉपिक क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो आप यूट्यूब पर जाइए, वहाँ पर आपको अच्छे अच्छे टीचर्स मिलेंगे, उनकी क्लासेस लीजिए, अपने टॉपिक्स क्लियर बेसिक क्लियर करिए और अपनी सेल्फ कीजिए। ये सबसे बेहतर है कि आप सेल्फ करें, उसके साथ साथ में यूट्यूब के क्लासेस देख के अपने टॉपिक क्लियर करें, बेसिक क्लियर करें और अपना सेल्फ से ही तैयार करें। इसी के चलते मैं आप सबके लिए यूपीएससी जीएस का पूरा क्रैश कोर्स लेकर आया हूँ। इसमें मैं क्लास बाय क्लास जीएस के जो यूपीएससी के सारे सब्जेक्ट्स हैं वो क्लियर करूँगा। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीएससी में सबसे पहले प्री के 2 पेपर्स होते हैं जो सिर्फ क्वालिफाई होते हैं, इनके मार्क्स वगैरह कहीं पे भी मेरिट में नहीं लगते। सबसे पहला प्री का जो पेपर 1 होता है वो होता है एप्टीट्यूड टेस्ट होता है वो, जिसमें कॉम्प्रेंशन, माइंड एबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग और बेसिक न्यूमरेसी और रीजनिंग वगैरह आती है। और जो बेसिक न्यूमरेसी 10th लेवल की आती है। अब बात करते हैं पेपर जो प्री का जीएस पेपर 2 होता है। इसमें इंडियन ज्योग्राफी एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, हिस्ट्री, जो हमारा पेपर 2 होता है, इसमें इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इकोनॉमिक्स एंड सोशल मैनेजमेंट एंड एनवायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी एंड सोशल इश्यूज। ये हमारा जीएस का पेपर 2 है। दोनों ही ये 200-200 मार्क के होते हैं, जिसमें पेपर 2 जीएस में 33% मिनिमम लाना ही होता है, तभी आप मेंस के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। अब बात करते हैं मेंस के बारे में। इसमें भी क्वालिफाई पेपर हैं, 2 लैंग्वेज के। इसमें एक इंग्लिश
इंग्लिश का पेपर कंपलसरी है। एंड सेकंड, जो हमारी संविधान में जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, भाषाएं हैं, उसमें से आप एक सिलेक्ट करिए और उसमें भी उसका पेपर आप देंगे। तो 2 पेपर होते हैं क्वालिफाई मेंस के लिए, ये भी 250-250 नंबर के होते हैं। अब बात करते हैं मेंस के बारे में, जो जिसकी मेरिट बनती है। तो पहला पेपर होता है मेंस का एस से, वो किसी भी टॉपिक पर आ सकता है, 250 मार्क्स का होता है ईच पेपर। मेंस का 250 मार्क्स का होता है, जो टोटल 7 पेपर्स होते हैं और 1750 नंबर के होते हैं। ईच पेपर 250 नंबर का होता है। तो इसमें पहला पेपर ऐसे आता है, उसमें 250 नंबर का। उसमें किसी भी टॉपिक पर आ सकता है, किसी भी सब्जेक्ट का, जो सोशल में चल रहा है आजकल, जो न्यूज़ में चल रहा है, करंट में चल रहा है, किसी भी टॉपिक पर वो ऐसे आ सकता है। बात करते हैं दूसरे पेपर के बारे में। पेपर 2 जीएस का होता है। उसमें इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, ये सेकंड पेपर में आती है। ये भी 250 मार्क्स का होता है जीएस का। बात करते हैं तीसरे पेपर के बारे में। हमारा तीसरा पेपर है, उसमें आता है इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस। ये हमारा पेपर 3rd में आता है। बात करते हैं चौथे पेपर के बारे में। इसमें हमारा आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, बायोडाइवर्सिटी, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। बात करते हैं हमारे 5वें पेपर के बारे में। ये होता है एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। ये हमारा 5वां पेपर होता है। बात करते हैं 6ठे और 7वें पेपर के बारे में। ये दोनों ऑप्शनल सब्जेक्ट के पेपर होते हैं, 250 नंबर के। टोटल 6ठा और 7वां पेपर को लगा के हुए 500 मार्क्स। इसमें 25 से 30 सब्जेक्ट होते हैं। इसमें से आपको वन सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है। उसके 2 पेपर्स होते हैं, पेपर 6 और पेपर 7, 250 नंबर के ये ऑप्शनल होते हैं। ये हमारे 1750 के रहे मेंस। और लास्ट में होता है पर्सनैलिटी टेस्ट, यानी कि इंटरव्यू, 275 नंबर का। तो जो हमारी मेरिट बनती है, वो मेरिट हमारी बनती है 2025 मार्क्स में। 2025 मार्क्स में हमारी मेरिट बनती है। तो ये रहे थे हमारे सारे मेंस के सब्जेक्ट। इसमें 1 बाय 1 हम सारे सब्जेक्ट्स कवर करेंगे। और आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ वर्ल्ड ज्योग्राफी, जो पेपर 2 का जीएस में, जिसमें इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी है पेपर 2 में। तो आज हम वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसी के साथ साथ मैं इंडियन ज्योग्राफी भी पढ़ाऊंगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी लगभग 25 से 30 क्लासेस होंगी। आज क्लास 1 है, ऐसे ही 25 से 30 क्लासेस होंगी, जिसमें हम वर्ल्ड ज्योग्राफी सारी कवर करेंगे। और इंडियन ज्योग्राफी में साथ में इसके वर्ल्ड ज्योग्राफी के साथ में कवर करूंगा। इंडियन ज्योग्राफी देखा जाए तो 70 से 75 क्लासेस होंगी इसकी इंडियन ज्योग्राफी की, जिसमें हम इंडियन ज्योग्राफी कवर करेंगे। अब बात करते हैं एनसीईआरटी के बारे में। एनसीईआरटी को माना जाता है कि यूपीएससी की एक तरह से जान होती है एनसीईआरटी, और कहना भी सही है। आप किसी भी यूपीएससी एस्पिरेंट से पूछेंगे, न्यू एस्पिरेंट, तो वो यही कहेंगे कि आप स्टार्ट एनसीईआरटी से कीजिए। अब ये तो है नहीं कि 6ठे की क्लास पढ़ के आप यूपीएससी निकाल देंगे, 7वीं की निकाल देंगे। बोलते हैं 6 to 12 आप एनसीईआरटी पढ़िए। वो क्यों बोलते हैं? वो इसलिए बोलते हैं कि आपका बेसिक नॉलेज बढ़े। अब ये नहीं है आप साइड बुक डायरेक्ट पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज होंगे। इतनी मोटी मोटी बुक्स हैं, आप 2-3 पढ़ेंगे हर सब्जेक्ट की, तो आप समझ नहीं पाएंगे, ना कवर कर पाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि एनसीईआरटी पढ़िए, इससे आपकी क्या बेसिक नॉलेज बढ़ेगी। जब आपकी बेसिक नॉलेज बढ़ेगी, इसीलिए तो आप साइड बुक्स पढ़ेंगे, तो साइड बुक पढ़ना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। आज पेपर भी ऐसा नहीं है यूपीएससी के साइड बुक ली, उसी में से बड़े बड़े टॉपिक्स में से आपको क्वेश्चंस दे दिए कि आप करिए।
ऐसा नहीं है, आज का कोर्स बेसिक से बनना है और आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, आपका बेसिक तैयार होगा पहले से ही, आप साइड में पढ़े हुए होंगे, आपका पूरा मिक्सअप एक जो तैयार होगा। आप जैसे प्री और मेंस में आपको रिटन लिखना है तो उसमें जो मेंस से आपको वो एनसीईआरटी से आपको जो बेसिक मिलेगा और जो साइड बुक का होगा आपके पास बड़े बड़े पैराग्राफ, तो आपको मिक्सअप करके आप अच्छे से तैयार करके उसे लिख सकते हैं और आपको एनसीईआरटी से प्री में भी बहुत सहायता मिलेगी। तो आप मैं यही कहूँगा कि आप एनसीईआरटी कवर कीजिए जो न्यू एस्पिरेंट हैं, और मैं भी कोशिश करूँगा कि मैं क्लास इसकी एनसीईआरटी की 6 to 12 ज्योग्राफी की ऐसी सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट जो प्रेफर बुक्स होती हैं सब्जेक्ट्स के लिए, जैसे इकोनॉमिक्स की 9 to 12 एनसीईआरटी, ज्योग्राफी के लिए 6 to 12, हिस्ट्री के लिए 6 to 12, पॉलिटी के लिए 6 to 12, एनवायरनमेंट के लिए बोलते हैं कि साइंस के लास्ट 4 चैप्टर्स कर लीजिए, उसमें से काफ़ी कुछ आपको मदद मिलेगी। ऐसे ही मैं एनसीईआरटी की क्लासेस भी जो सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा उसी की मैं साइड में एनसीईआरटी कवर कराने की कोशिश करूंगा। तो आज हम वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में हमारा पहली क्लास है आज। इसमें हमारा पहला टॉपिक है, आज हमारा पहला टॉपिक है ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स। ब्रह्मांड यानी कि ब्रह्मांड यानी कि यूनिवर्स। आज हम ब्रह्मांड के बारे में बात करेंगे। ऐसे ही क्लास बाय क्लास जो मैंने बोला 25 से 30 वीडियो हम वर्ल्ड ज्योग्राफी करेंगे। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? सामान्य भूगोल, मानव भूगोल, भौतिकी भूगोल और जो विश्व के क्षेत्रीय हैं जैसे सारे महाद्वीपों के बारे में, यही हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी है। जैसे कि आप सामान्य भूगोल में पढ़ेंगे पृथ्वी की गतियां, ब्रह्मांड वगैरह ये सब। भौतिकी में आप पढ़ेंगे पृथ्वी की संरचना वगैरह, ये चट्टान है, ज्वालामुखी, ये सब पढ़ेंगे आप। मानव भूगोल में आप पढ़ेंगे जनसंख्या, नगरीकरण, ये सब। और जो विश्व के क्षेत्र होंगे उसमें सारे महाद्वीपों के बारे में पढ़ेंगे और यही सब है हमारा। आज हम ब्रह्मांड पढ़ रहे हैं जैसे, तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं ब्रह्मांड के बारे में। जब मनुष्य मस्तिष्क में क्रमबद्ध रूप से यानी कि उसने पूरे ब्रह्मांड को जब देखा संपूर्ण रूप से, पूरे विश्व का, जब मानव मस्तिष्क में, मनुष्य के दिमाग में जब पूरे विश्व का, संपूर्ण विश्व का चित्र उभरा तो उसने उसे ब्रह्मांड कहा, यानी कि ब्रह्मांड की उसने संज्ञा दी। ऐसे ही जो हमारे पुराने खगोल शास्त्री थे, एक मिस्र यूनानी हमारे खगोल शास्त्री हैं क्लाडिपस टॉलमी, क्लाडिपस टॉलमी, इन्होंने 140 ईस्वी में, किसने, जो मिस्र यूनानी हमारे खगोल शास्त्री हैं, इन्होंने क्लाडिपस टॉलमी ने 2140 ईस्वी में एक जियोसेंट्रिक अवधारणा, जिसे इन्होंने एक अपनी अवधारणा दी जिसे जियोसेंट्रिक, अवधारणा कहा। और इसका मतलब है भू केंद्रित। किससे संबंधी है? भू केंद्रित। तो इन्होंने क्या किया? क्लाडिपस टॉलमी ने सबसे पहले ब्रह्मांड का अध्ययन किया। उन्होंने जियोसेंट्रिक अवधारणा के अनुसार यानी कि भू केंद्रित को लेकर उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है। उन्होंने कहा ब्रह्मांड जो है हमारा, उसके केंद्र में पृथ्वी है और सूर्य और जो बाकी के ग्रह हैं और उपग्रह हैं वो इसकी परिक्रमा कर रहे हैं, इसकी चारों ओर घूमते हैं और केंद्र में पृथ्वी है।
ये कहा था क्लाडिपस टॉल्मी ने 140 ईस्वी में। इन्होंने सर्वप्रथम इसका अध्ययन किया था ब्रह्मांड का। अब एक और खगोल शास्त्री 1543 में पोलैंड के, उनका नाम क्या था? उनका नाम था, पोलैंड के थे निकोलस कोपरनिकस। उनका जो पहले आए थे ये मिस्री यूनानी, एक पोलैंड के आए थे 1543 ईस्वी में। उनका नाम था निकोलस कोपरनिकस। निकोलस कोपरनिकस, जिन्हें आधुनिक खगोल का जनक भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? निकोलस कोपरनिकस को। ये पोलैंड के खगोल शास्त्री हैं। इन्हें आधुनिक खगोल का जनक भी कहा जाता है। इन्होंने कहा, इन्होंने भी एक अवधारणा के तहत कहा जिसका इन्होंने प्रतिपादन किया था। उस अवधारणा का नाम था हेलियोसेंट्रिक। इन्होंने हेलियोसेंट्रिक अवधारणा का प्रतिपादन किया, जिसमें इन्होंने सूर्य केंद्रित जो हियोसेंट्रिक को कहते हैं, जो अवधारणा थी हियोसेंट्रिक, उसमें सूर्य को मुख्य बताया था। जैसे इन्होंने भूमि को मुख्य बताया था, किसने? क्लाडिपस टॉल्मी ने। ऐसे ही निकोलस कोपरनिकस ने सूर्य केंद्रित को मुख्य के रूप में कहा। इन्होंने कहा कि ब्रह्मांड के बीच क्या है? सूर्य है। इन्होंने कहा जो ब्रह्मांड का केंद्र है वो पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य है। तो इससे एक तरह की क्रांतिकारी आई खगोलीय विज्ञान में एक तरह की क्रांति आई। देखिए, इन्होंने क्लाडिपस टॉल्मी ने कहा था कि ब्रह्मांड के केंद्र में क्या है? पृथ्वी है। और निकोलस कोपरनिकस ने कहा कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है। इसी तरह 1805 में आए विलियम हर्शेल। ये ब्रिटेन के थे। क्या नाम था इनका? इनका नाम था विलियम हर्शेल, और ये कहाँ के थे? ब्रिटेन के। ये विलियम हर्शेल ब्रिटेन के खगोल शास्त्री थे। इन्होंने दूरबीन की सहायता से 1805 में ब्रह्मांड का अध्ययन किया और इन्होंने कहा कि आकाशगंगा का सौरमंडल एकमात्र अंश है। इन्होंने कहा कि आकाशगंगा का सौरमंडल एकमात्र अंश है। इन्होंने किसने कहा था? विलियम हर्शेल ने। इसी तरह 1925 में अमेरिका के आए थे एडविन पी हब्बल। अमेरिका के खगोल शास्त्री थे एडविन पी हब्बल। इन्होंने ये स्पष्ट किया, एडविन पी हब्बल ने, कि जो हमें दूरदर्शी ब्रह्मांड है, जो हमें दिखता है ब्रह्मांड, इसका व्यास कितना है? यानी कि डायमीटर 250 करोड़ किलोमीटर। किसने कहा? ये एडविन पी हब्बल ने कहा कि जो डायमीटर ब्रह्मांड का यानी कि व्यास है वो है 250 करोड़ किलोमीटर। तो इसी तरह ये अवधारणा एक एक करके हमारे खगोल शास्त्रियों ने सबसे पहले दी थी 140 ईस्वी में क्लाडिपस टॉल्मी ने। फिर आए थे 1543 में निकोलस कोपरनिकस पोलैंड के। फिर आए थे 1805 में विलियम हर्शेल ब्रिटेन के। फिर आए थे अमेरिका के 1925 में एडविन पी हब्बल। इसी तरह
ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर कुछ संबंधित सिद्धांत दिए थे हमारे खगोल शास्त्रियों ने कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो हमारा पहला सिद्धांत है बिग बैंग सिद्धांत, यानी कि बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग, बिग बैंग, बिग बैंग सिद्धांत यानी कि बिग बैंग थ्योरी हमारा पहला सिद्धांत है ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर, बिग बैंग सिद्धांत यानी कि बिग बैंग थ्योरी। इसे जॉर्ज लेमेंतर, जॉर्ज लेमेंतर ने दिया था ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर। हमारा दूसरा सिद्धांत है साम्यावस्था सिद्धांत। साम्यावस्था सिद्धांत, इसे स्टेट थ्योरी भी कहते हैं। ये हमारा दूसरा है साम्यावस्था सिद्धांत, इसे स्टेडी स्टेट थ्योरी भी कहते हैं। इसका प्रतिपादन किया था थॉमस गोल्ड एवं हरमन बॉन्डी। ये था हमारा दूसरा साम्यावस्था सिद्धांत, जिसे स्टेडी स्टेट थ्योरी भी कहते हैं। ये हमारे दो खगोल शास्त्री थे जिन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उनका नाम था थॉमस गोल्ड एवं हरमन बॉन्डी। देखते हैं हमारा तीसरा सिद्धांत। हमारा तीसरा सिद्धांत है दोलन सिद्धांत, जिसे पल्सेटिंग पल्टेसी यूनिवर्स। तीसरा सिद्धांत है दोलन सिद्धांत, जिसे पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी भी कहते हैं। इसका प्रतिपादन किया था डॉक्टर एलन सैंडिस ने। इसका प्रतिपादन किया था हमारा तीसरे सिद्धांत, जो हमारा दोलन सिद्धांत, डॉक्टर एलन सैंडिस ने। अब तीनों सिद्धांत ये हमारे खगोल शास्त्र ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंधित में दिए थे, जिसमें सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है वो है हमारा बिग बैंग सिद्धांत। इसीलिए हम बिग बैंग सिद्धांत को पढ़ते हैं, जिसे बिग बैंग थ्योरी भी कहते हैं। और ये किसने दिया था? जॉर्ज लेमेंतर ने। तो जॉर्ज लेमेंतर कौन थे? ये खगोल शास्त्री एवं पादरी थे। कहाँ के थे ये? बेल्जियम के थे जॉर्ज लेमेंतर, तो खगोल शास्त्री के साथ साथ पादरी भी थे। इन्होंने बिग बैंग का सिद्धांत दिया था। बिग बैंग के अनुसार हमारा वर्तमान ब्रह्मांड 13.8 अरब वर्ष पूर्व, यानी कि 13.8 बिलियन ईयर्स अगो। जो हमारा बिग बैंग के अनुसार जो हमारा वर्तमान ब्रह्मांड है वो 13.8 अरब वर्ष पहले अत्यधिक सघन यानी कि हाईली डेंस अत्यधिक सघन और अत्यंत उच्च
यानी हाई टेम्परेचर। हमारा जो वर्तमान ब्रह्मांड है वो हाईली डेंस और हाई टेम्परेचर यानी कि अत्यधिक सघन और अत्यंत उच्च तापमान के कारण एकल पिंड यानी कि एकल पिंड एक बिंदु, एकल पिंड यानी कि एक बिंदु के समान था, जिसे सिंगुलरिटी कहा गया था। इसे क्या कहा गया था? हमारा वर्तमान ब्रह्मांड बिग बैंग के अनुसार हमारा वर्तमान ब्रह्मांड 13.8 अरब वर्ष पहले हाईली डेंस और हाईली टेम्परेचर के कारण एकल पिंड यानी कि एक बिंदु के समान था, जिसे सिंगुलरिटी कहा गया। क्या कहा गया था इस एकल पिंड को यानी कि बिंदु के समान को? सिंगुलरिटी कहा गया था। तो इसमें अचानक से विस्फोट हुआ, एकल पिंड में विस्फोट हुआ और इसमें से निहित पदार्थों यानी कि बहुत सारे पदार्थों का बिखराव शुरू हो गया। इसमें से पहले थे, मैं एक इमेज के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं, थोड़ा सा बेटर समझ में आएगा। मान लीजिए ये हमारा ब्रह्मांड था जिसे सिंगुलरिटी कहा गया था, एक पिंड यानी कि एक बिंदु के अनुसार। इसमें महाविस्फोट हुआ, इसमें से निहित पदार्थ यानी कि बहुत सारे पदार्थों का बिखराव शुरू हो गया। निहित पदार्थों का बिखराव शुरू हो गया और इसी बिखराव के कारण पदार्थों के जो पदार्थ निकले थे, इन्हीं के समूहन के कारण, समूहन यानी कि जो पदार्थों के ग्रुप्स थे, इसी से हमारे ब्रह्मांडीय पिंड एवं आकाशगंगा का निर्माण हुआ। जो किससे निर्माण हुआ था? हमारे ब्रह्मांडीय पिंड और आकाशगंगा का, जो इसमें से इस पिंड में से यानी कि इस बिंदु में से जो पदार्थों का बिखराव शुरू हुआ था, उसमें कालांतर में यानी कि बहुत समय बाद उसमें से ब्रह्मांडीय पिंड बने और आकाशगंगाओं का निर्माण शुरू किया गया था। इसमें जैसे कि मान लीजिए हमारे ब्रह्मांडीय पिंड बने, ये हमारी आकाशगंगा बनी, इसमें पुनः विस्फोट के कारण पिंड बने थे, जिन्हें क्या कहा गया था? जिन्हें तारा कहा गया। एक तो हमारा विस्फोट हुआ था, जो महाविस्फोट हुआ था बिग बैंग, उसमें से समूहन पदार्थों के कारण ब्रह्मांडीय पिंड बने और आकाशगंगा बनी। इसमें पुनः विस्फोट के कारण जो हमारे ब्रह्मांडीय पिंड बने, उन्हें तारा कहा गया। कालांतर में यानी कि कुछ समय बाद उन्हीं से हमारे ग्रह और उपग्रह भी बने। हमारे कालांतर में कुछ समय बाद इन्हीं पदार्थों से, इन्हीं ब्रह्मांडीय पिंडों से हमारे क्या बने? हमारे ग्रह और उपग्रह बने। तो ये था हमारा बिग बैंग सिद्धांत। यानी कि बिग बैंग सिद्धांत में क्या क्या हुआ था? 13.8 बरस पहले उसमें महाविस्फोट हुआ। वो महाविस्फोट क्यों हुआ था? हाईली डेंस यानी कि अत्यधिक सघन और अत्यंत उच्च ताप के कारण इसमें विस्फोट हुआ और उसमें से ब्रह्मांडीय पिंड बने, आकाशगंगा बनी, तारे बने, ग्रह बने, उपग्रह बने। तो ये हमारी बिग बैंग थ्योरी थी। तो इसी में इन्हीं पदार्थों के बिखराव के कारण आज भी हम देख सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर हम आकाशगंगाओं को देख लीजिए, उनके बीच की बढ़ती दूरी, यानी कि बिग बैंग के अनुसार आज भी इसका बिखराव शुरू है, यानी कि आज भी बिखराव हो रहा है पदार्थों का। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं आकाशगंगा, जैसे ये दो आकाशगंगाएं, इनके बीच की लगातार दूरी बढ़ रही। तो यह था हमारा बिग बैंग सिद्धांत। इसी को लेकर हमारे आज के जो खगोल शास्त्री हैं और जो हमारी संस्थाएं हैं अनेक अनेक देशों की,
जो हमारी संस्थाएं हैं उनमें से ही एक संस्थान है ब्रह्मांड की उत्पत्ति को संदर्भ में, जिसका नाम है यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, जिसे सर्न भी कहा जाता है, जिसे सर्न भी कहा जाता है, सन भी कहा जाता है। ये हमारी यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च है। इसने ब्रह्मांड की उत्पत्ति के जानने के संदर्भ में 30 मार्च 2010 को जेनेवा में पृथ्वी के अंदर 100 मीटर, पृथ्वी के अंदर जेनेवा में 100 मीटर है और 27 किलोमीटर एक लंबी सुरंग में लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर नामक एक महाप्रयोग किया। इसमें क्या किया गया? इसमें प्रोटॉन बीमों को प्रकाश की गति से प्रोटॉन बीमों को प्रकाश की गति से टकराया गया और हिग्स बोसॉन कणों का निर्माण करने का प्रयास किया। क्या किया इन्होंने? हमारी सर्वे यानी कि यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च ने 30 मार्च 2010 में जेनेवा में 100 मीटर गहरी और 27 किलोमीटर लंबी सुरंग में एक महाप्रयोग किया था, जिसका नाम था लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर। इस महाप्रयोग में इन्होंने क्या किया? प्रोटॉन बीमों को प्रकाश की गति से आपस में टकराया और उन्होंने हिग्स बोसॉन कणों के निर्माण का प्रयास किया। जो ये पूरा जो लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर था, आकाश गंगा के बारे में, आकाश गंगा यानी कि गैलेक्सी। थोड़ा अंधेरा से लगा देती है। आकाशगंगा गैलेक्सी। तो हमारी आकाशगंगा क्या है? एक आकाशगंगा, कोई भी आकाशगंगा एक तारों का पुंज, असंख्य तारों का पुंज होता है, असंख्य तारों का पुंज यानी कि ग्रुप। असंख्य तारे यानी कि इन्फिनिटी, अनलिमिटेड तारों का समूह होता है या ग्रुप होता है, पुंज होता है, उसे आकाशगंगा कहते हैं। प्रत्येक आकाशगंगा में 3 घूर्णनशील भुजाएं और एक बल्ज होता है। 3 घूर्णनशील भुजाएं और एक बल्ज होता है। ये हमारी घूर्णनशील भुजाएं तारों से निर्मित होती हैं और जो हमारा बल्ज है, आकाशगंगा का बल्ज, हमारी आकाशगंगा केंद्र को बल्ज कहते हैं। और ये इसमें बल्ज में
तारों का संकेंद्रण अधिक होता है, तारों का संकेंद्रण अधिक होता है। और जो हमारे जो प्रत्येक आकाशगंगा में 100 अरब तारे होते हैं, प्रत्येक आकाशगंगा में 100 अरब तारे होते हैं। और ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाश 100 अरब आकाशगंगा है। ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाशगंगा है और आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारे। एक अल्फा ब्लॉब्स लमीना लेमन अल्फा ब्लॉब्स अमीबा लेमन अल्फा ब्लॉब्स अमीबा के आकार एवं 20 करोड़ एवं 20 करोड़ प्रकाश वर्ष चौड़ी 20 करोड़ प्रकाश वर्ष चौड़ी लेमन अल्फा ब्लॉब्स अमीबा के आकार की एवं 20 करोड़ चौड़ी विशालकाय आकाशगंगाओं और गैसों का एक समूह है। क्या है? लेमन अल्फा ब्लॉब्स अमीबा के आकार का एवं 20 करोड़ चौड़ी आकाशगंगाओं और गैसों का एक समूह है। इस विशालकाय समूह की संरचना की आकाशगंगाएं आकाशगंगाओं की अपेक्षा एक दूसरे से 4 गुना नजदीक है। 4 गुना नजदीक है। इस समूह की आकाशगंगाएं एक दूसरे से 4 गुना नजदीक हैं हमारी आकाशगंगाओं के। तो आकाशगंगाएं तो ब्रह्मांड में 100 अरब आकाशगंगाएं। हमारी आकाशगंगा को मंदाकिनी कहा जाता है। हमारी आकाशगंगा को मंदाकिनी को क्या कहा जाता है? मंदाकिनी कहा जाता है। इसमें 1 लाख तारे हैं जिनमें पुराने व नए। हमारी जो आकाशगंगा है उसका नाम मंदाकिनी है। इसमें 1 लाख अरब तारे हैं। इसमें पुराने व नए तारों का सम्मेलन है। दोनों प्रकार के तारे हैं। और इसका व्यास कितना है? इसका व्यास है 1 लाख प्रकाश वर्ष। इसका व्यास है 1 लाख प्रकाश वर्ष। 1 लाख प्रकाश वर्ष। ये माफ करना थोड़ा, ये लाइन मैंने गलत बोल दी। 1 लाख तारे नहीं है, 1 लाख प्रकाश वर्ष इसका व्यास है। और जो हमारी मंदाकिनी है वो पुराने व नए तारों से बनी है। इसमें व्यास 1 लाख प्रकाश वर्ष है। इसमें एक ओरियन हमारी मंदाकिनी में एक ओरियन नेबुला नाम की जगह है। ये ऐसी जगह स्थित है जो शीतल एवं चमकीले तारों का समूह है। ये जो हमारी आकाशगंगा में एक जगह है ओरियन नेबुला नाम से, इसमें शीतल एवं चमकीले तारों का समूह है। शीतल एवं चमकीले तारों का समूह है किसमें? ओरियन नेबुला में। अब हमारी मंदाकिनी के जो सबसे नजदीक की गैलेक्सी है यानी आकाशगंगा के, उसका नाम है एंड्रोमेडा। क्या नाम है उसका जो सबसे नजदीक है? एंड्रोमेडा। ये कितनी दूर है? 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष।
ये 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है हमारी गैलेक्सी मंदाकिनी से। अब नासा ने एक टेलीस्कोप की मदद से, जिसका नाम है पीवी हब्बल, नासा ने पीवी हब्बल टेलीस्कोप की सहायता से एक रेलिक गैलेक्सी की खोज की है। कौन सी गैलेक्सी की खोज की है? रेलिक गैलेक्सी की खोज की है। रेलिक गैलेक्सी, रेलिक गैलेक्सी यानी कि रेलिक आकाशगंगा की खोज की है। ये रेलिक गैलेक्सी हमारी ये हमारी मंदाकिनी आकाशगंगा के लगभग 2 गुने तारे इसमें ज्यादा हैं। किसमें? रेलिक गैलेक्सी में। जितने तारे हमारी मंदाकिनी में हैं उससे 2 गुने तारे रेलिक गैलेक्सी में हैं। लेकिन जो इसका आकार है वो हमारी गैलेक्सी का एक मिल्की वे की अपेक्षा में 1/4 है। जो रेलिक गैलेक्सी है वो हमारी गैलेक्सी मंदाकिनी के तारों की अपेक्षा इसमें 2 गुने तारे हैं, लेकिन आकार में ये हमारी मिल्की वे का 1/4 है। अब मिल्की वे क्या है? मिल्की वे रात के समय जो तारों का समूह हमें दिखता है उसे मिल्की वे कहा जाता है। ये हमारी आकाशगंगा का ही एक भाग है जो रात के समय दिखता है, उसे गैलेक्सी, ये मिल्की वे कहा जाता है। ये मंदाकिनी का ही एक भाग है। सूर्य हमारी आकाशगंगा का 200 मिलियन वर्ष यानी 20 करोड़ यानी 200 मिलियन ईयर्स में ये हमारी आकाशगंगा का चक्कर लगा रहा है। कौन? सूर्य हमारी आकाशगंगा का 20 करोड़ यानी कि 200 मिलियन से भी ज्यादा या 200 मिलियन में हमारी आकाशगंगा का एक चक्कर पूरा कर रहा है। जो हमारे सूर्य के सबसे नजदीक का तारा है उसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। क्या नाम है उसका? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। क्या नाम है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ये हमारे सूर्य का सबसे नजदीक तारा है। कितनी दूर है ये? 4.3 प्रकाश वर्ष। ये हमारे सूर्य से 4.3 प्रकाश वर्ष दूर है, जिसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। एक प्लेनेमस नामक पिंड है। ये हमारे सौर मंडल से बाहर एक जुड़वा पिंडों का समूह है। ये प्लेनेमस क्या है? हमारे सौर मंडल से बाहर एक जुड़वा पिंडों का क्या है? समूह है, जिसे क्या बोलते हैं? प्लेनेमस। जानते हैं स्काइरस या डॉग स्कार। स्काइरस या डॉग स्टार। ये हमारी पृथ्वी से कितनी दूर है? ये हमारी पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष दूर है। स्काइरस या डॉग स्टार हमारी पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष दूर है। ये हमारे सूर्य से 2 गुने व्यास वाला तारा है और इसकी चमक 20 गुना अधिक है। इसकी चमक हमारे सूर्य से 20 गुना अधिक है और हमारे सूर्य से 2 गुना अधिक व्यास वाला ही तारा है। और यह रात के समय में दिखने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा है, स्काइरस या डॉग स्टार। गैलीलियो ने 1609 में सबसे पहली बार दूरबीन की सहायता से आकाश का अध्ययन किया रात के समय में। 1609 में टेलीस्कोप की मदद से उन्होंने ऐसे तारों की खोज की जिन्हें नंगी आंखों से यानी कि हमें आंखों से नहीं देखा जा सकता। उन्होंने ऐसे तारों की खोज की। सर्वप्रथम टेलीस्कोप का इस्तेमाल किसने? गैलीलियो ने 1609 में। अब जानते हैं सुपर क्लस्टर के बारे में।
सुपर क्लस्टर कम से कम जुलाई 2017 में जुलाई 2017 में हमारे भारतीय खगोलीय दल ने 2017 जुलाई में आकाश गंगाओं के सुपर क्लस्टर की खोज की। अब सुपर क्लस्टर किसे कहते हैं? सुपर क्लस्टर आकाश गंगाओं के समूह या श्रृंखलाओं को, आकाश गंगाओं के समूह या श्रृंखलाओं को क्या कहते हैं हम? सुपर क्लस्टर कहते हैं। तो 2017 में आकाश गंगाओं के हमारे खगोलीय विदों के एक दल ने इसकी ऐसे ही एक आकाश गंगाओं के सुपर क्लस्टर की खोज की। पिसिज नक्षत्र यानी पिसिज कॉन्स्टिलेशन, पिसिज नक्षत्र कॉन्स्टिलेशन किस दिशा में अवस्थित, इनकी दिशा में अवस्थित पिसिज कॉन्स्टिलेशन या पिसिज नक्षत्र की दिशा में अवस्थित ये आकाश गंगाओं का वृहद सुपर क्लस्टर को सरस्वती नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? इस सुपर क्लस्टर को सरस्वती नाम दिया था। ये किसकी कहाँ अवस्थित है? ये पिसिज कॉन्स्टिलेशन या पिसिज नक्षत्र की दिशा में ये वृहद सुपर क्लस्टर, जिसे क्या नाम दिया गया? सरस्वती। इसे नाम दिया गया सरस्वती नाम दिया गया है इसे सरस्वती। और ये जो ये खोज की गई थी हमारे खगोल विज्ञान 2017 में, ये ब्रह्मांड में जो खोजें हुई है उसमें ही वृहद खोजों में से एक, मतलब इसे महत्वपूर्ण माना गया। ये सुपर क्लस्टर हमारे खोजी वृहद संरचनाओं में से एक है ये सुपर क्लस्टर। ऐसे ही कुछ संस्थाओं ने आकाशगंगाओं के या ब्रह्मांड आकाशगंगाओं, तारों या ग्रहों के अध्ययन के लिए टेलीस्कोपों की खोज की है। ऐसे हमारी संस्था इसरो ने 2015 को के मास्ट नामक टेलीस्कोप की खोज की या निर्माण किया, जिसे कहा जाता है मास्ट कहा जाता है जिसे, यानी कि मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप मास्ट 2015 में। इसके फुल फॉर्म है मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप। इसके द्वारा सूर्य की प्रति मिनट डिजिटल वेलोसिटी पिक्चरें भेजी जा सकेंगी और दिन में आकाशीय गतिविधियों पर भी नजर रखी जा सकेगी। किसके थ्रू? मास्ट के थ्रू, जो 2015 में जिसका निर्माण किया था। किसने किया था? इसरो ने, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने, जिसे इसरो कहा जाता है, 2015 में मास्ट नामक निर्माण किया। इसकी सहायता से सूर्य के प्रति मिनट डिजिटल वेलोसिटी की पिक्चर भेजी जा सकेंगी और दिन के समय में आकाशीय गतिविधियों पर नजर रखी जा सकेगी। इसी प्रकार, और ये एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन है या टेलीस्कोप है। चीन ने विश्व की सबसे बड़ी दूरबीन बनाई है, टेलीस्कोप बनाया है, रेडियो दूरबीन बनाई चीन ने विश्व की। और ये जो मास्ट थी ये थी सौर दूरबीन, और ये क्या है? रेडियो दूरबीन। इसका नाम है मास्ट, इसका नाम था मास्ट और इसका नाम है फास्ट।
ऐसी कई सारी बनाई थी। नासा ने भी एक ट्रैपिस्ट वन की खोज की थी, ट्रैपिस्ट वन सौरमंडल की खोज की थी, जिस पर जीवन की संभावनाओं की खोज चल रही है, जिसके लिए नासा ने ये मेरे नोट्स हैं, आप टेलीग्राम, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है तो जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस ग्रुप से जुड़िए। और ये सारी इंफॉर्मेशन तो ऐसे नहीं बता पाऊंगा मैं, काफ़ी चीज़ें हैं जो कई संस्थान एक अनेक देशों की इस पर काम कर रही हैं। तो ये मेरे नोट्स हैं, जैसे आप देख सकते हैं, इसमें सारा मैंने ये लिख रखा है, इसमें कौन से देश की कौन सी टेलीस्कोप है, जिससे क्या क्या काम हो रहा है। ये मैं इसके जो नोट्स हैं मैं डाल दूंगा ग्रुप में, आप ये पढ़ भी सकते हैं, और भी जानकारी जो मैं पढ़ा रहा हूँ इससे भी रिलेटेड आपको बहुत कुछ मिल जाएगा इसमें। और जो ऐसी जानकारी है ये भी मैंने इसमें बढ़िया से कारण सहित लिख रखी है कि इसमें क्या क्या है। तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़िए, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए जानते हैं अब तारों के बारे में। जानते हैं तारे की उत्पत्ति और विनाश के बारे में। तारे उत्पत्ति और विनाश। कहा जाए तो तारे के जीवन चक्र के बारे में कहा जाए तो उत्पत्ति और विनाश यानी कि जीवन चक्र के बारे में हम जानेंगे। आकाशगंगाओं के घूर्णन से, ये हमारी आकाशगंगा है, के घूर्णन से ब्रह्मांड में विद्यमान, मतलब ब्रह्मांड में जो गैसों के बादल है, गैसों के मेघ विद्यमान, गैसों के मेघ में गैसों के मेघ प्रभावित होते हैं। गैसों के मेघ क्या होते हैं? प्रभावित। आकाश गंगाओं के घूर्णन से ब्रह्मांड में विद्यमान गैसों के मेघ प्रभावित होते हैं तथा परस्पर यानी कि लगातार, तथा परस्पर गुरुत्वाकर्षण के कारण नाभिकीय संलयन यानी कि नाभिकीय संलयन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन होना शुरू होता है। किसके कारण? परस्पर गुरुत्वाकर्षण के कारण इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट होने लगता है। हाइड्रोजन किसमें? हीलियम में। हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है। किसके कारण? न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण। और ये किससे हुआ था? परस्पर गुरुत्वाकर्षण के कारण। किसके थ्रू हुआ था ये गुरुत्वाकर्षण? हुआ था जो आकाशगंगाएं के घूर्णन, ब्रह्मांड में जो आकाशगंगाओं का घूर्णन है उससे गैसों के मेघ प्रभावित होते हैं, उससे लगातार गुरुत्वाकर्षण होता है, उससे न्यूक्लियर फ्यूजन यानी कि नाभिकीय संलयन होता है, जिससे हाइड्रोजन हीलियम में बदलना शुरू हो जाता है, जिससे ये किसका रूप लेता है? तारे का। जिससे ये क्या बनता है? तारा। जिससे ये तारे बनते हैं। अब इसके केंद्र में हाइड्रोजन खत्म हो जाता है। जब हाइड्रोजन खत्म हो जाती है तो ये तारे का केंद्रीय भाग जो होता है ये संकुचित व गर्म होने लगता है। संकुचित व गर्म कब होता है? जब तारे का केंद्र में हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट नहीं होती है, हाइड्रोजन को खत्म होने के कारण, तो इसका जो केंद्रीय भाग होता है तारे का वो संकुचित व गर्म होने लगता है। लेकिन इसके बाहरी भाग में
यह तारा है, ये था केंद्र, इसमें हाइड्रोजन खत्म हो गए तो ये संकुचित भाग गर्म होने लगा, लेकिन इसके बाहरी क्षेत्र में इसमें अभी भी हाइड्रोजन कन्वर्ट हो रही है हीलियम में, अभी भी कन्वर्ट हो रही है हाइड्रोजन हीलियम में। जब इसमें हाइड्रोजन हीलियम के कारण ये इसमें भी खत्म होने लगती है तो ये लाल रंग का दिखाई देने लगता है। कौन से रंग का दिखाई देने लगता है? लाल, यानी कि रेड। इसके बाद की जो प्रक्रिया होती है उसमें ये लाल रंग का दिखने लगता है, जिसे हम कहते हैं लाल दानव। लाल दानव यानी कि रेड जायंट, रेड जायंट कहने लगते हैं। अब ये हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होती है, ये खत्म हुआ। अब हीलियम किस में कन्वर्ट होगी? हीलियम कन्वर्ट होती है किसमें? कार्बन में। हीलियम कन्वर्ट होती है कार्बन में। जब ये कार्बन में कन्वर्ट होती है तो कार्बन किस में होता है? भारी पदार्थों में, जैसे लोहे में। जैसे लोहे जैसे भारी पदार्थों में कार्बन कन्वर्ट होने लगता है। इसी के फलस्वरूप या इसी के कारण इसमें तीव्र विस्फोट होता है। किसमें? तारे में तीव्र विस्फोट होता है, मतलब खूब तेज विस्फोट होता है, जिसे क्या बोलते हैं? सुपरनोवा एक्सप्लोजन। सुपरनोवा विस्फोट भी कहते हैं, सुपरनोवा विस्फोट या सुपरनोवा एक्सप्लोजन। जब हीलियम कार्बन में जाता है, कार्बन भारी पदार्थों में लोहे जैसे भारी पदार्थों परिवर्तित होता है, इसके कारण एक विस्फोट होता है जिसे सुपरनोवा एक्सप्लोजन या सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं। अब ये लाल तारा ठंडा हो जाता है, इसे क्या बोलते हैं फिर? श्वेत बामन यानी कि व्हाइट डवार्फ, और इसे ही फॉसिल स्टार भी कहते हैं। जिसे हिंदी में कहें तो हम बोलेंगे जीवाश्म तारा। अब ये लाल दानव से श्वेत बामन बड़ा ठंडा होकर और एक कंडीशन और है, जो हमारे सूर्य का द्रव्यमान है 1.4 ml, ये हमारे सूर्य का द्रव्यमान है। अगर इससे द्रव्यमान कम हो जाता है तो इस कंडीशन में बनता है ये श्वेत बामन। और ये 1.14 चंद्रशेखर, इसे क्या बोलते हैं? चंद्रशेखर। इसे चंद्रशेखर सीमा भी बोलते हैं और चंद्रशेखर लिमिट भी कहते हैं। और ये 1.4 क्या है? ये चंद्रशेखर सीमा जिसे बोलती है, हमारी सूर्य का द्रव्यमान है। अगर इससे सूर्य का द्रव्यमान कम हो जाता है तो उस कंडीशन में ये बनता है व्हाइट ड्वार्फ यानी कि श्वेत बामन। और अगर इससे ज्यादा हो जाए तो उस कंडीशन में क्या होता है? अगर इससे कम हुआ तो श्वेत बामन बना था, ये किससे बना था? लाल दानव से। और श्वेत मानव से और ठंडा होकर ये बनता है काला बामन यानी कि ब्लैक ड्वार्फ। कंफ्यूज मत होइएगा, ध्यान से समझिएगा था। सबसे पहले क्या, नाभिकीय संलयन द्वारा इसमें हाइड्रोजन हीलियम में बदलना शुरू हुई थी तो ये तारा बना था। जब इसके केंद्र में हाइड्रोजन खत्म हो गई यानी कि हीलियम में बदलना बंद हो गई तो इसके केंद्रीय भाग संकुचित भाग गर्म होने लगा, लेकिन इसके बाहरी भाग में हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रहा था, जिसके कारण ये लाल रंग का दिखाई दे रहा था। उस कंडीशन में हमने इसे बोला रेड जायंट यानी कि लाल दानव। जब इस तारे का द्रव्यमान 1.4 ms यानी कि हमारे सूर्य के द्रव्यमान से कम हुआ तो इसे हमने क्या बोला? श्वेत बामन। क्या बना ये? श्वेत
52 व्हाइट ड्वार्फ, जिसे व्हाइट ड्वार्फ फॉसिल स्टार यानी कि जीवाश्म तारा भी कहते हैं। और ये 1.4 क्या है हमारी चंद्रशेखर सीमा यानी कि चंद्रशेखर लिमिट। तो इससे ठंडा होकर जैसे श्वेत मामन और ठंडा होकर क्या बनता है ब्लैक बाउन ब्लैक ड्वार्फ बनता है और ठंडा होकर। हमारी इस सूर्य के द्रव्यमान से 1.4 से कम हुआ था तो क्या बना था श्वेत मामन। अगर ये ज्यादा हो जाता है इस कंडीशन में क्या होगा, जो हमारे मुक्त रूप से घूम रहे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं हमारे तारे के लिमिट अंदर ही नाभिक क्षेत्र में, तो हमारे तारे का नाभिक क्षेत्र जो होता है उसमें घूम रहे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मुक्त रूप से घूम रहे होते हैं। वो अत्यधिक वेग के कारण इससे नाभिकीय से बाहर चले जाते हैं। अत्यधिक वेग के कारण क्या करते हैं कि नाभिकीय से बाहर चले जाते हैं। किस कंडीशन में बाहर चले जाते हैं 1.4 से ज्यादा हो जाती है, मतलब हमारे सूर्य से द्रव्यमान ज्यादा हो जाता है तो इसके इलेक्ट्रॉन जो मुक्त रूप से घूम रहे होते हैं वो नाभिक क्षेत्र से अत्यधिक वेग के कारण बाहर निकल जाते हैं। इस कंडीशन में हम बोलते हैं इसे न्यूट्रॉन तारा यानी कि न्यूट्रॉन स्टार और इसे पल्सर भी कहते हैं, इसे न्यूट्रॉन स्टार को। अब न्यूट्रॉन स्टार नियमित समय तक सिकुड़ता जाता है। नियमित समय तक यानी कि देख नियमित समय तक ये न्यूट्रॉन तारा था, अब ये सिकुड़ता जाता है, मतलब अनलिमिटेड टाइम तक इन्फिनिट टाइम तक सिकुड़ता जाता है और एक केंद्र पर आ जाता है। ये अत्यधिक द्रव्य है ये और ये केंद्र तक आने तक सिकुड़ता जाता है न्यूट्रॉन स्टार। इस छोटे से पिंड में ये सिकुड़ जाता है। इस पिंड को हम क्या कहते हैं कृष्ण छिद्र या ब्लैक होल किसे बोलते हैं। न्यूट्रॉन तारा जब ये केंद्र तक सिकुड़ता जाता है, अत्यधिक सिकुड़ता जाता है ये केंद्र तक, बिल्कुल इसका द्रव्यमान बहुत ही सघन हो जाता है, ये पिंड में आ जाता है, एक पॉइंट बन जाता है, तो इसे क्या बोलते हैं ब्लैक होल या कृष्ण छिद्र। अब इसकी शक्ति इतनी होती है ब्लैक होल की कि इससे ना ही प्रकाश बाहर जा सकता है ना ही कोई और चीज, यानी कि हम इसे प्रकाश नहीं जा सकते इसलिए हम देख भी नहीं सकते। और इसकी जो संकल्पना के जो प्रतिपादन किया था प्रतिपादन का श्रेय हम देते हैं जॉन व्हीलर को। वो किसे देते हैं इसकी जॉन व्हीलर। जो ब्लैक होल की संकल्पना थी उसका प्रतिपादन की संकल्पना का श्रेय हम जॉन व्हीलर को दे सकते हैं। अब एक रॉग ब्लैक होल। रॉग ब्लैक होल क्या होता है। रॉग ब्लैक होल में एक या दो से ज्यादा ब्लैक होल के समूह को रॉग ब्लैक होल बोलते हैं। रॉग ब्लैक होल एक या दो से अधिक ब्लैक होल के समूह को रॉग ब्लैक होल बोलते हैं। अब एक क्वेसर नामक एक तारा है या पिंड कह लो उसे, क्वेसर नामक, ये अत्यधिक ऊर्जा ग्रहण करता है और बहुत ही ज्यादा चमकीला है। क्या है क्वेसर एक पिंड। नासा ने एक ऐसे तारे की खोज की है जो सबसे पुराना तारा है, जिसका क्या नाम है केपलर 144 तारे की खोज की है नासा ने। जो सबसे अभी तक के तारों में जो खोज की गई है उनमें सबसे पुराना तारा है ये केपलर 444। ये अत्यधिक पुराना तारा है, जितने की खोज की गई सब में पुराना तारा।
नासा ने विश्व का पहला न्यूट्रॉन मिशन, हमारी जो अमेरिका की नासा है उसने विश्व का सबसे पहला न्यूट्रॉन मिशन NICERT जून 2017 में अंतर्राष्ट्रीय, जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष है उसमें स्थापित किया था ये मिशन NICERT जून 2017 में। इसके तहत ब्रह्मांड में जो भी घटनाएं हैं उनका प्रतिपादन करेगा, जानकारी देगा उनकी। और इसी के तहत नासा ने सबसे पहले एक्सरे का सबसे पहला नेविगेशन का प्रतिपादन किया। किसमें? इसी में, इसके थ्रू, इस मिशन के थ्रू, जिसका नाम है NICERT। नासा ने 2018 में, ये 2017 की बात है जो मिशन NICERT शुरू किया था, 2018 में एक ऐसे तारे की खोज की जिसका नाम इकाइरस था। और ये ऐसा तारा है जो अब तक खोजे गए सब तारों में सबसे अधिक दूरी पर है, और इसका नाम क्या है? ब्लू सुपर जॉइंट। इसका नाम क्या है जिसे ब्लू सुपर जॉइंट तारा कहा गया, जो नासा ने 2018 में जिसकी खोज की थी, इसका नाम था इकाइरस। और इसका जो आधिकारिक नाम है, इसका नाम है MACSOJ 1149 प्लस 1123 लेंस्ड स्टार 1, ये इसका आधिकारिक नाम है। और जिसकी खोज की थी इस तारे का नाम है इकाइरस। तो ये नासा द्वारा कुछ मिशन थे, खोजें थी। अब जानते हैं हम हमारे सौर मंडल के बारे में। हम जानते हैं सौर मंडल में क्या क्या है, क्या क्या सौर मंडल को बनाता है। सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम। सूर्य का चक्कर लगा रहे 8 ग्रह व 172 उपग्रह, धूमकेतु, उल्काएं व क्षुद्र ग्रहों से मिलकर सौरमंडल बनता है और इसे ही सौरमंडल कहते हैं। यही संयुक्त रूप से सौरमंडल कहलाते हैं। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे सूर्य के बारे में, सूर्य यानी सन के बारे में। ये सौरमंडल का जन्मदाता है और ये एक तारा है। सूर्य क्या है? एक तारा है और ये सौरमंडल का जन्मदाता है। यह हमें ऊर्जा व प्रकाश प्रदान करता है। क्या प्रकाश करता है? ऊर्जा यानी कि एनर्जी व प्रकाश यानी लाइट। यह हमें लाइट एवं एनर्जी प्रदान करता है। ये किसके द्वारा हमें लाइट और एनर्जी प्रदान करता है? नाभिकीय संलयन द्वारा हाइड्रोजन परमाणुओं का हीलियम परमाणुओं में बदलना ही नाभिकीय संलयन होता है। उसके द्वारा हमें ये ऊर्जा और प्रकाश प्रदान करता है। अब जानते हैं थोड़ा सूर्य की संरचना के बारे में। सूर्य की संरचना
सूर्य की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ सन, जो भाग हमें आंखों से दिखाई देता है, यानी कि ये सूर्य है, जो भाग हमें इसमें जो भाग भी हमें आंखों से दिखाई देता है उसे प्रकाश मंडल यानी कि फोटोस्फीयर कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे? प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल ये फोटोस्फीयर कहते हैं। किसे कहते हैं? ये जो भाग हमें आंखों से दिखाई देता है। इसकी बाहरी परत जो हमें सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देती है उसे हम ये प्रकाश मंडल था अभी, जो हमें आंखों से दिखाई दे रहा था, और जो बाहरी परत हमें सूर्य के समय देती है उसे हम कोरोना कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोना। जो परत हमें सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देती है, बाहरी परत, उसे हम कोरोना कहते हैं। अब सूर्य में नाभिकीय संलयन से जो अत्यधिक वेग के कारण कुछ परमाणु की लहर होती है, अत्यधिक वेग के कारण वो बाहर आ जाती है। बाहर कैसे आ जाती है? इसकी जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है उसे पार करके कभी बाहर आ जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? सोलर फ्लेयर्स। सोलर फ्लेयर्स, सोलर बोल नहीं पा रहा हूं मैं, सोलर फ्लेयर्स, सोलर फ्लेयर्स से बोल नहीं पा रहा हूं मैं, इसे सोलर फ्लेयर्स कहते हैं, यानी कि सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा नहीं, सौर ऊर्जा नहीं, तो ऊर्जा यानी कि वो एनर्जी, सौर ज्वाला। सौर यानी कि सोलर, फ्लेयर्स यानी कि ज्वाला। किसे बोलते हैं? जो अत्यधिक वेग के कारण सूर्य के गुरुत्वाकर्षण को जो परमाणु पार कर जाते हैं उन्हें हम सौर ज्वाला कहते हैं। ये जो अत्यधिक वेग के कारण जो परमाणु निकलते हैं जिसे सोलर फ्लेयर्स होते हैं, जब ये पृथ्वी के अंतरिक्ष में होकर पृथ्वी की सतह में, मतलब पृथ्वी के वायुमंडल में, पृथ्वी के जैसे ये पृथ्वी है इसके वायुमंडल में एंटर करते हैं, तो हवा के जो हमारे कण हैं, हवा के कणों से ये टकरा कर एक रंगीन प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, जिसे ऑरोरा लाइट कहते हैं। ये रंगीन प्रकाश दिखता है हमें जब ये वायुमंडल में, पृथ्वी के वायुमंडल में घुसते हैं, तो ये इससे हवा के कणों से टकराते हैं, जिससे हमें ऑरोरा लाइट दिखती है, उत्सर्जित होती है। तो ये हमें ऑरोरा लाइट कहाँ पे दिखाई देती है? उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देगी या दक्षिणी ध्रुव पर दिखाई देगी। पृथ्वी है या फिर यहाँ पे दिखाई देगी दक्षिणी ध्रुव पर या उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देगी। अगर हमें ये उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देती है तो हम इसे बोलते हैं ऑरोरा, बोलते हैं ऑरोरा। मैं याद नहीं आ रहा, एक मिनट, इसे बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है। यहाँ पर भी ऑरोरा लगता है, यानी कि रंगीन। दक्षिणी पर बहुमूल्य बोलते हैं, शायद मैं बाद में बता दूंगा जब याद आएगा, अभी याद नहीं आ पा रहा है। तो हमें ये दो ही जगह पर दिखती है, जो हवा के कणों से टकराती है, जो सौर ज्वाला जो यहाँ से निकली थी सूर्य से, वो हमें दो ही जगह दिखाई देती है पृथ्वी पर। अब जहां से ये निकली थी सौर ज्वाला, जहां से ये सूर्य से निकली थी, यहाँ पर क्या बन जाते हैं? काले धब्बे से बन जाते हैं। जहां से भी निकली, कहीं से भी निकली, मान लीजिए यहाँ से निकली, तो ये काला धब्बा जो बना, इसे क्या बोलेंगे? सन स्पॉट बोलेंगे, यानी कि सन स्पॉट बोलते हैं, इसे ही सन स्पॉट बोलते हैं, यानी काला धब्बा, सौर धब्बा बोलते हैं ऐसे ही जो निकलता है, सन स्पॉट। इसे एक नाम से और बोलते हैं, वो सौर, हम यहाँ सौर
कलंक, सौर कलंक किसे बोलते हैं? जहां से ये सोलर फ्लेयर्स निकली थी, ज्वाला निकली थी तनिक वेग के कारण, यहाँ पर काले धब्बे बन रहे थे, सन स्पॉट और सौर कलंक भी कहते हैं। इनके बनने या बिगड़ने की अवधि जो होती है वो क्या होती है? 11 वर्ष होती है, 11 वर्ष होती है। इनके बनने या बिगड़ने की जो अवधि होती है, यानी कि जो टाइम होता है वो 11 वर्ष होता है। तो इसमें क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होती है, जैसे ये खुद तो मैग्नेटिक होती है और ये जो बंद होती है तब भी मैग्नेटिक। तो इसके कारण क्या होता है? जो हमारी पृथ्वी की संचार व्यवस्था है वो बिगड़ जाती है। इसके कारण क्या, हमारी जो संचार व्यवस्था है किसके थ्रू? इसमें जो 11 वर्ष का टाइम होता है बनने बिगड़ने का, इसमें मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होती है, जिसके कारण मैग्नेटिक विकिरण होता है, या जो भी कहें, इसके अंदर मैग्नेट से रिलेटेड कुछ होता है, जिसमें हमारी जो हमारा पृथ्वी का संचार है वो बिगड़ जाता है। अगर हम इस साइकिल को कहें तो ये 11 वर्ष में जो बनती रहती है, इसे एक साइकिल भी कह सकते हैं। अब हमारे इसरो ने भी एक इसी को लेकर एक टेलीस्कोप या एक मिशन चलाया था, उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो हमारी इसरो और नासा ने इसी से रिलेटेड कुछ जानकारी लेनी चाहिए। जैसे जो हमारी सौर ज्वाला निकल रही थी, सोलर फ्लेयर्स, जिसके कारण हमारा जो संचार व्यवस्था थी पृथ्वी की वो बिगड़ रही थी, उसी को लेकर हमारी इसरो ने आदित्य L1 नामक एक उपग्रह 2020 में अंतरिक्ष में भेजने की योजना बना रहा है। इसमें एक यंत्र है, सौर कोरोनाग्राफ यंत्र है, जिससे जो सूरज की बाहरी परत है उसकी जानकारी देगा और उसका अध्ययन करेगा। इसी तरह नासा ने पार्कर सौर प्रोब जो एक कार्यक्रम का हिस्सा है, जो लिविंग विद द स्टार कार्यक्रम का हिस्सा है, लिविंग विद द स्टार, एक लिविंग विद द स्टार कार्यक्रम है, उसका पार्कर सौर प्रोब एक कार्यक्रम का एक हिस्सा है। ये मिशन नासा द्वारा 2018 में छोड़ा जा चुका है। सूर्य के करीब जाकर ये सौर ज्वाला जो थी उसी की जो गति थी, जो इसकी जो आकर्षण गति थी हमारे सूर्य की से पार करके जो निकल रही थी, उस गति का पता करेगा कि किस गति के कारण ये इतनी तेज वेग से निकलता है। और जो हमारी संचार व्यवस्था है, जो चुंबकीय व्यवस्था संरचना है, जो सन स्पॉट कलंक बन रहे थे उसमें, और जो गति होती है उसकी, सब ये जो हमारी सौर पवनें हैं उनका, जिसे सोलर विंड्स भी कहते हैं, उसका पता करेगा। और बट जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि मैं टेलीग्राम जो हमारा ग्रुप है उसका लिंक दे दूंगा, उसमें आप जाकर ये डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। मैंने इसके नोट्स अलग से बना रखा है। इसमें आप जो पार्कर सौर प्रोब है और जो आदित्य L1 है, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ पा रहा तो आप डिटेल में भी समझ सकते हैं, जिससे आपका ये दोनों मिशन, एक जो इसरो द्वारा आदित्य L1 है और जो नासा द्वारा पार्कर सौर प्रोब है, जो आप सही से जान सकते हैं। तो आप, मैं टेलीग्राम ग्रुप में ये सब डाल दूंगा, जिससे आपको मदद मिलेगी, जिसका लिंक मैं, जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।